कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है, दुनिया के खत्म होने से पहले जेक को दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेजर हंटर माना जाता था। चाहे वो चीज कितनी भी पुरानी या कहीं भी रखी हो, वह उसे खोज निकालता था। उसे पानी के अंदर खजाना ढूंढना सबसे ज्यादा पसंद था और वह अपना खुद का बॉस बनकर खुश था। दुर्भाग्य से एक भयानक सोलर फ्लेयर ने पृथ्वी को तबाह कर दिया और दुनिया में अफरा तफरी मच गई। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो गए, सरकारें गायब हो गईं और वॉर लॉर्ड्स का राज शुरू हो गया। जल्द ही शहरों में भूखमरी फैल गई, पैसा बेकार हो गया, बीमारियां फैल गईं और दवाइयां या ईंधन मिलना नामुमकिन हो गया। उस सोलर फ्लेयर के 6 साल बाद भी जैक इंग्लैंड में ट्रेजर हंटर का काम कर रहा है। वह एक पुराने मोहल्ले में पहुंचता है और कुछ देर तक जगह का जायजा लेने के बाद एक होटल में घुसता है और सीढ़ियों से पेंट हाउस तक जाता है, जहां एक बड़ी सी बुक शेल्फ है जिसे वह ध्यान से देखता है और एक गुप्त दरवाजा खोज निकालता है जिसके पीछे एक कमरा था। जेक तुरंत छोटे छोटे एक्सप्लोसिव्स का एक गुच्छा लगाता है और थोड़ी ही देर में एक धमाका होता है जिससे स्टील का दरवाजा खुल जाता है। फिर वह अपनी बैटरी को जोड़कर कुछ रोशनी करता है और एक सेफ के पास जाता है जिसे खोलने के लिए एक पासवर्ड चाहिए। इसलिए उसने ध्यान से उन अक्षरों पर लगे उंगलियों के निशानों को देखा और एक नोटबुक में उनको मिलाकर सही शब्द ढूंढ निकाला। अब सेफ खोलते ही उसे पुराने रिकॉर्ड्स का एक कलेक्शन मिलता है और वह उस रिकॉर्ड को बजाता है जो कि दूसरी छिपी हुई तिजोरी का पासवर्ड था। जब तिजोरी खुल जाती है, जेक उसमें से एक बहुत महंगा वायलिन निकालता है। ठीक उसी समय पुलिस की वर्दी पहने कुछ गुंडे कमरे में घुस आते हैं और वायलिन की मांग करते हैं, लेकिन जेक उन्हें देने से मना कर देता है और उन्हें गोली मारने की धमकी देता है। गुंडे फिर भी उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, इसलिए जेक फायरिंग शुरू करता है और एक एक करके उनको मारना शुरू कर दिया। जब बंदूक रिलोड होने के लिए समय चाहिए होता है तो वह कुछ वार अपने पैरों से भी करता है। थोड़ी देर में उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं तो वह भागते हुए लीडर की पीठ पर एक ब्लेड फेंक देता है। लीडर गुस्से में ब्लेड को निकालता है, जिस पर जेक उसे उंगली दिखाता है, जिससे ब्लेड पर लगा एक एक्सप्लोसिव एक्टिवेट हो जाता है जो लीडर को भी मार देता है। कुछ देर बाद जेक एक विशाल हवेली में गया जो खतरनाक गार्डों से भरी एक फैक्ट्री बन चुकी है। वह वॉर लॉर्ड के असिस्टेंट को वायलिन देता है। असिस्टेंट उसे बताती है कि किंग ऑगस्ट के पास उसके लिए एक और काम है। जेक को थोड़ा अजीब लगता है कि कैसे एक वॉर लॉर्ड खुद को राजा बुलाता है और वह ऑफर को मना कर देता है क्योंकि इसके लिए चैनल पार करना जरूरी है, जो कि उसके लिए खतरनाक था। जब ऑगस्ट सुनता है कि जेक ने काम मना कर दिया है तो वह असिस्टेंट को एक ऐसा ऑफर ढूंढने के लिए कहता है जिसे वो मना न कर सके। बाद में जेक अपने घर जाता है जो डॉक्स पर एक टूटी हुई नाव थी। वह अजनबियों के लिए लगाए गए अपने जालों से बचा और खुशी से अपने कुत्ते को खाना खिलाया। फिर वह उस काम के बदले के रूप में मिली सप्लाई की जांच करता है, जिसमें एक रिकॉर्ड भी शामिल है जिसे वह पीते हुए बजाता है। जब वह सो जाता है तो वह एक नई नाव में दुनिया भर में घूमने का सपना देखता है। सुबह जेक एक आवाज से जागता है। वह बाहर जाता है और अपने जाल में फंसे एक सिपाही को देखता है। वह आदमी कहता है कि राजा उससे मिलने आया है, इसीलिए जेक सिपाही को नीचे उतारे बिना नाव छोड़कर एक वेयर हाउस के अंदर जाता है जहां ऑगस्ट दर्जनों सिपाहियों से घिरा इंतजार कर रहा था। वह बताता है कि उसने बहुत से लोगों को काम पर रखा है, लेकिन कोई भी जेक की तरह चीजें नहीं ढूंढ सकता। ऑगस्ट यह भी बताता है कि वह सिविलाइजेशन को फिर से बनाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। जेक अभी भी मिशन में दिलचस्पी नहीं रखता, लेकिन ऑगस्ट उसे इनाम दिखाकर बात सुनने पर मजबूर करता है, जो कि एक दमदार नई नाव है। वह बताता है उसका लक्ष्य है मोनालिसा को वापस लाना, जिसे एक गुप्त स्टोरेज फैसिलिटी में रखा जाना चाहिए। पेरिस उन पहले शहरों में से एक था जिस पर हमला हुआ था, इसलिए सरकार ने अपने सभी राष्ट्रीय खजानों को निकाल लिया था। ऑगस्ट जेक को सभी संसाधन और भोजन देने का भी वादा करता है जिसकी उसे जरूरत होगी, इसलिए जेक काम करने के लिए मान जाता है। पहले वह अपने कुत्ते को अलविदा कहने जाता है और ऑगस्ट के असिस्टेंट से बोलता है अगर वह वापस नहीं आया तो वह उसके पालतू जानवर का ख्याल रखे। थोड़ी देर बाद जेक एयरपोर्ट पहुंचता है, लेकिन वह चिंतित था क्योंकि वे जिस प्लेन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें गोलियों के निशान हैं। ऑगस्ट उसे एक नक्शा दिखाता है और बताता है कि कौन से रास्ते लेने हैं, यह बताते हुए कि उसे कहां-कहां विद्रोहियों से बचना होगा। शहर के बीच में ऑगस्ट का एक जासूस जेक को बाकी रास्ते को गाइड करने के लिए मिलेगा। एक बार जब उसे मोनालिसा वापस मिल जाती है तो ऑगस्ट 3 घंटे बाद बाहर निकलने के लिए उपकरण गिरा देगा। शाम होते ही जेक आखिरकार प्लेन से निकल पड़ता है। प्लेन में बैठा पायलट आत्मविश्वास से कहता है कि सब कुछ पूरी तरह से काम कर रहा है, लेकिन उड़ान के दौरान जेक चिंतित रहता है क्योंकि वह देखता है कि उस आदमी को प्लेन कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही है। पायलट बताता है कि आधे रास्ते में उनका ईंधन खत्म हो जाएगा,
इसलिए उन्हें अपने पैराशूट तैयार रखने होंगे। जेक सुझाव मांगता है क्योंकि उसने पहले कभी पैराशूट का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन पायलट मदद नहीं करता। आखिरकार जेक सो जाता है और फिर से नाव का सपना देखता है। इस बार उसके साथ एक महिला भी दिखाई जाती है। वह प्लेन के हिलने पर अचानक जाग जाता है और पता चलता है कि उन पर हमला हो रहा है। पायलट सभी शॉट्स से बचने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन वह बताता है कि उसे पहले कूदना होगा। एक सुरक्षित जगह मिलते ही जेक कूद जाता है और पैराशूट खोल देता है। वह कुछ देर तक नीचे उड़ता है और उसकी लैंडिंग काफी दर्दनाक होती है। उसके बाद जेक आगे बढ़ता है और इलाके में लगी आग को देखता है और विद्रोहियों को डराने के लिए उनके लोगों को फांसी पर लटकाया गया है। जेक ये सब देख ही रहा होता है। अचानक एक टैंक इमारत से टूटकर निकलता है और उस पर तोप का निशाना साधता है। इससे पहले कि वह गोली चला सके, एक मिसाइल से उससे हिट हो जाता है। फिर कुछ विद्रोही छिपी हुई जगह से बाहर आते हैं और सैनिकों को मारने के लिए टैंक के अंदर एक ग्रेनेड फेंक देते हैं। विद्रोहियों के जाने के बाद जेक आखिरकार आगे बढ़ता है। अब हमें एमियान शहर दिखाते हैं, जहां सैनिक वोल्कोव के लीडरशिप में सड़कों पर आतंक फैलाते हैं। वोल्कोव को चेस खेलना पसंद है क्योंकि वो मानता है कि इससे ज्यादा चालें बनाने का ज्ञान मिलता है। वह नागरिकों को अपने साथ खेलने के लिए मजबूर करता है। जब नागरिक बताता है कि उसे खेलना नहीं आता, तो वोल्कोव उसे मौके पर ही गोली मार देता है। उसका राइट हैंड गोर्निच उसे बताता है कि एक घुसपैठिए को प्लेन से कूदते हुए देखा गया है, इसलिए वोल्कोव तुरंत उसे ढूंढने के लिए अपने आदमियों को भेजता है। दूसरी तरफ जेक सेंट क्वेंटिन शहर पहुंच जाता है, जहां वह देखता है हर कोई गरीबी और वोल्कोव के डर में रहता है। वह एक कार के पीछे की जांच करता है और अपने अच्छे कपड़ों को छिपाने के लिए कुछ पुराने कपड़े पहन लेता है और भीड़ में घुस जाता है, जहां मुख्य चौक पर सैनिक सभी को नियमों की याद दिला रहे हैं, जिनमें सख्त कर्फ्यू शामिल है। नियम तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को गंभीर रूप से सजा दी जाएगी और वे दो विद्रोहियों को गोली मारकर इसे साबित करते हैं। जब जेक जाने की कोशिश करता है तो उसे कुछ सिपाही घेर लेते हैं, जो उसे अपना बैग छोड़ने के लिए कहते हैं। तभी वह एक सिपाही के चेहरे पर बैग फेंकता है और सबसे लड़ना शुरू कर देता है। एक सिपाही के हाथ को कार के दरवाजे में फंसाता है और दूसरे आदमी के सिर को खिड़की पर मारता है। पीछे से जब एक सिपाही चाकू से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, जेक उसे आसानी से ब्लॉक कर लेता है और उसे उसके ही चाकू से मार देता है। थोड़ी ही देर में वह सबको मार देता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक और सिपाही जो छिपा था बाहर आता है और जेक को गोली मारने ही वाला होता है। अचानक पीछे से एक फ्रीडम फाइटर उसका गला काट देती है और हमें पता चलता है कि ड्रिया ऑगस्ट की वही जासूस है जो जैक को आगे का रास्ता बताएगी। ड्रिया बताती है वह पूरे समय जेक को देख रही थी, लेकिन उसने मदद नहीं की क्योंकि वह देखना चाहती थी कि क्या वह खुद को संभाल सकता है, क्योंकि चीजें और खतरनाक होने वाली हैं। बाद में दोनों भीड़ में छिपकर शहर से तेजी से निकलते हैं। हालांकि एक जनरल उनको जाते हुए नोटिस करता है। डब बो एक चर्च में आ जाते हैं और फादर सैमसन से मिलते हैं, जिसके पास एक महत्वपूर्ण नक्शा है जो हाल ही में मारे गए विद्रोहियों द्वारा हासिल किया गया था। बो दोनों को अपने गैरेज में ले जाता है और उन्हें उस ट्रक को दिखाता है जिस पर वह काम कर रहा था। फिर नक्शे पर वह उनकी अगली जगह को दिखाता है और वे कोने में एक सिफर कोड भी देखते हैं। जब सैमसन ट्रक तैयार करता है तो ड्रिया जेक की चोटों का इलाज करती है। उसी समय जनरल और उसकी सेना चर्च को चारों ओर से घेर लेती है और सभी को बाहर आने के लिए कहती है। ड्रिया और जेक ट्रक की ओर भागते हैं, जबकि सैमसन जनरल को भटकाए रखने के लिए बाहर जाता है। जब वह कहता है कि वह अकेला है, सैनिकों को विश्वास नहीं होता और चर्च की तलाशी लेने के लिए अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तभी सैमसन अपनी बंदूक निकालकर जनरल के हाथ में गोली मार देता है। सैनिक तुरंत ही सैमसन को गोली से भून डालते हैं। अंदर सैनिकों को गैरेज मिलता है और वे ट्रक में बैठे जेक को देख लेते हैं। तभी ड्रिया पीछे से उन पर कूदती है और उन सभी से लड़ना शुरू कर देती है। बंदूक और चाकू चला करके वो उन्हें तुरंत मार देती है। दूसरी तरफ बाहर के लोग अभी भी सैमसन पर गोली चला रहे हैं, इसलिए वे अंदर की आवाज नहीं सुन पाते। लेकिन जब जेक ट्रक शुरू करता है तो रेडियो जोर से बजता है और वे इसे सुन लेते हैं। इसीलिए जनरल टैंक से पूरे चर्च को उड़ाने का आदेश देता है। जैसे ही टैंक से चर्च पर फायर होता है, जैक और ड्रिया ट्रक में बैठकर बिना किसी समस्या के गैरेज के दरवाजे से बाहर निकल आते हैं। सैनिक उन पर गोली चला रहे थे, लेकिन ट्रक बुलेट प्रूफ होने की वजह से उनकी गोलियां कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। जेक टैंक पर से कूदने के लिए एक रैंप पर ट्रक को ले जाता है और तेजी से निकल जाता है। कुछ सैनिक बाइक से उनका पीछा करते हैं। उसी दौरान जैक और ड्रिया एक चेक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। वहां के गार्ड भी फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन अब जेक को एहसास हो गया है कि ट्रक बुलेट प्रूफ है। वह सीधा आगे बढ़ जाता है और नाकाबंदी पर कूद जाता है, जिससे गार्ड भी रास्ते से हट जाते हैं। इसके बाद आगे सैनिकों वाली एक कार सड़क पर दिखाई देती है। उनसे बचने के लिए जेक एक इमारत में ड्राइव करने के लिए घुस जाता है। टैंक दूर से टोप चलाता है, लेकिन यह केवल एक दूसरी कार से टकराता है जो सड़क पर गिरती है और आ रहे कुछ बाइकर्स को दुर्घटनाग्रस्त कर देती है। और जेक को विस्फोट से बचने के लिए एक तेज मोड़ लेना पड़ता है।
फिर ड्रिया उसे एक सुरंग में घुसने के लिए कहती है। वे जितनी तेजी से हो सके ड्राइव करते हैं क्योंकि दो बाइकर्स अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। लेकिन जब वे बाहर निकलते हैं तो उनके सामने से एक और टैंक इंतजार कर रहा था। वो तोप को उन पर फायर करता है। जैक ठीक समय पर हमले से बच जाता है। ऐसे ही पीछा जारी रहता है और जल्द ही वो दोनों को घेर लेते हैं। पर ड्रिया बाइकर्स को गिराने के लिए एक ग्रेनेड फेंकती है और दोनों बाइकर्स गिर जाते हैं। हालांकि उनके पीछे अभी भी एक कार है। टैंक फिर से फायरिंग शुरू कर देता है। जैक ट्रक को जग से कुदाकर बच जाता है और वो शॉट सीधा उनके पीछा करने वालों से टकराता है और एक खतरनाक विस्फोट होता है। इसके बाद फैसिलिटी के दूसरे क्षेत्र में ले जाकर वहां से भी बच के ट्रक को निकल लिया था। अब दोनों आखिरकार सुरक्षित रूप से ड्राइव कर सकते हैं। रात में वो आराम करने के लिए रुकते हैं। जैक सोच रहा था कि हर कोई एक पेंटिंग के लिए मरने को इतना तैयार क्यों है, चाहे वह कितनी भी फेमस क्यों ना हो। ड्रिया समझाती है कि पेंटिंग सिर्फ वोल्कोव से पहले वॉल्ट को ढूंढने का एक बहाना है जिसमें पेंटिंग रखी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल विद्रोही लड़ने के लिए कर सकते हैं। वह जेक के सपने के बारे में भी जानती थी, इसलिए उसने उसे गुड लक गिफ्ट के रूप में एक छोटी ओरिगामी नाव दी। अगले दिन वोल्कोव अपनी ट्रेन में तेजी से सेंट क्वेंटिन जाता है और वहां जनरल उसे बताता है कि कैसे केवल 2 विद्रोहियों ने पूरी टीम को हरा दिया और सैमसन को मारने का जिक्र करके जीत हासिल करने की कोशिश करता है। पर इससे वोल्कोव खुश नहीं होता और गोर्निच उसे मार देता है। दूसरी तरफ सेवली शहर में दोनों एक पुरानी बिल्डिंग के सामने आते हैं जहां वॉल्ट थी। ड्रिया घबराई हुई है क्योंकि यह एरिया पहले वाले कैदियों के एक समूह के अंडर में है जो नरभक्षी बन गए थे। जब वे रास्ता देख रहे थे तभी उनके पास में एक फ्लेयर को शूट होते हुए देखते हैं, जिसका मतलब है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। दोनों जब अंदर घुसते हैं और देखते हैं हर जगह दीवारों पर खून लगा है और यह भी कि वॉल्ट खुला और खाली है। कब्जों पर गंध से पता चलता है कि हाल ही में दरवाजा उड़ा दिया गया था। अब क्योंकि वॉल्ट के अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ, जेक निष्कर्ष निकालता है कि वे सब कुछ निकाल चुके हैं और चीजों को इससे अधिक सेफ जगह पर ले गए। उसी दौरान बाहर नरभक्षी तेजी से बाल्टी की तरफ आ रहे थे। यहाँ दोनों बिल्डिंग की तलाशी जारी रखते हैं। फिर अगली मंजिल पर वे बहुत सारे गोली के खोल देखते हैं और दीवारों पर नुकसान हुआ है। जेक समझ जाता है कि गार्ड्स ने यही मोर्चा संभाला था। फिर वे मैन ऑफिस में घुसकर बाहर जाने के लिए रिकॉर्ड की तलाश करते हैं। एक कैबिनेट के अंदर जेक को एक नकली दीवार और उसके पीछे छिपी नोटबुक मिलती है जिसमें फ्रेंच में कुछ लिखा था। फिर ड्रिया नोट्स का अनुवाद करती है और जरूरी कोऑर्डिनेट्स का पता लगा लेती है। लेकिन जेक को शक था कि खजाने की रक्षा करने वाले लोग किसी को भी ढूंढने के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे। नक्शे से सिफर कोड का उपयोग करके जेक वास्तविक स्थान पता करने के लिए कोऑर्डिनेट्स को डिकोड करने की कोशिश करता है। उसी समय नरभक्षी बिल्डिंग में घुस जाते हैं। ड्रिया पहले वाली ही जगह पर जाना चाहती थी, लेकिन जेक उसकी बात नहीं सुनता। आखिरकार उसे सिमजेरहॉफ नाम मिल जाता है, जिसे ड्रिया नक्शे पर उसका पता लगाते हुए बताती है कि यह एक किला है। अब नरभक्षी सीढ़ियों से ऊपर भाग रहे थे, इसलिए दोनों खिड़की से बाहर चढ़कर निकल जाते हैं। लेकिन जाने से पहले जेक ने दरवाजे के पास एक ग्रेनेड छोड़ दिया था, इसलिए जब नरभक्षी दरवाजा खोलते हैं तो विस्फोट से सभी मारे जाते हैं। अब ट्रक पर वापस ड्रिया विद्रोहियों को बुलाती है और उन्हें सिमजेरहॉफ में मिलने के लिए कहती है। कुछ देर बाद ट्रेन सोली पहुंचती है और वोल्कोव ट्रक द्वारा छोड़े गए टायर के निशान देखता है। फिर गोर्निच को कोऑर्डिनेट्स वाली नोटबुक मिलती है, लेकिन वोल्कोव इस पर विश्वास नहीं करता और नक्शे पर ड्रिया के फिंगरप्रिंट्स दिखाने के लिए एक यूवी लाइट का उपयोग करता है। अब वह जान गया था कि उसे भी सिमजेरहॉफ जाना चाहिए। तभी वह देखता है फ्लेयर शूट करने वाला एक नरभक्षी अभी भी जिंदा था। वह उसे जानकारी देने के लिए धन्यवाद देता है और बाद में गोली मार देता है। दूसरी तरफ जेक सिमजेरहॉफ बॉर्डर पर पहुंच गया था। ड्रिया बॉर्डर में लगी चेन काटकर गेट खोल देती है। जब वे मैन बिल्डिंग तक पहुंचते हैं तो जेक को शक होता है क्योंकि वहां कोई सुरक्षा नहीं है। अंदर कुछ मशीनें अभी भी चल रही हैं, इसलिए जेक समझता है कि वे सोलर पैनल हैं। ड्रिया ब्लूप्रिंट्स को देखती है और पता चलता है कि जो भिन्न भिन्नाहट वे सुन रहे थे वह वॉल्ट के लिए एक एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम है जो कि सील था। जेक भी ब्लूप्रिंट्स की जांच करता है और एयर डक्ट में एक शाफ्ट के जरिए वॉल्ट तक जाने की योजना बनाता है। हालांकि बीच में एक पंखा था। अब ड्रिया पंखे को बंद करने के लिए सोलर पैनल को ढूंढने के लिए निकल जाती है, जबकि ऊपरी मंजिल पर जेक को रस्सी मिलती है और वह उसे एक वॉल्व से बांधता है। फिर एक हार्नेस बनाने के लिए अपने बैग को काटकर रस्सी से बांध देता है और वह शाफ्ट से नीचे उतरना शुरू करता है। अब वह नीचे घूमते हुए पंखे को देख सकता था, इसलिए उसे सावधान रहना होगा। लेकिन रस्सी घिसने से धीरे धीरे टूट रही होती है। उसी समय ड्रिया सोलर पैनल वाले क्षेत्र में पहुंचकर फायरिंग शुरू कर देती है, लेकिन वह अपना पहला शॉट मिस कर देती है। किस्मत से उसका दूसरा शॉट लग गया और जेक के गिरने से पहले पैनल नीचे गिर जाते हैं और पंखा ठीक समय पर बंद हो जाता है। लैंडिंग के बाद जेक एयर डक्ट की जांच करता है और देखता है कि पानी भरा हुआ है। वह एक गहरी सांस लेकर जितनी तेजी से हो सके
तैरने के लिए गोता लगाता है। वह जल्दी से हैच तक पहुंचता है जो कि लॉक था। जेक हताश होकर धक्का देकर उसे खोलने की कोशिश करता है और डूबने से बचने के लिए ठीक समय पर उसे खोलने में सफल हो जाता है। अब जेक आखिरकार वॉल्ट में घुस सकता है और अंदर से दरवाजा खोल सकता है ताकि ड्रिया भी अंदर आ सके। अंदर पता चलता है मोनालिसा एक परमाणु बम है जिस पर मोनालिसा की पेंटिंग बनी हुई थी। जेक शॉक हो जाता है, लेकिन ड्रिया पहले से ही जानती थी। ऑगस्ट ने जेक को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह उनकी मदद नहीं करता। ड्रिया बताती है कि जब यूएसए ने जापान पर बमबारी की तो उसने सिर्फ एहतियात के तौर पर मॉस्को के लिए एक अतिरिक्त बम बचाकर रखा था। वह जेक को तसल्ली देती है कि ऑगस्ट बम का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वह बस इसे वोल्कोव जैसे वॉर लॉर्ड से दूर रखना चाहता है। जेक को लगता है कि अगस्त सहित किसी भी वॉर लॉर्ड पर भरोसा नहीं किया जा सकता और मानता है कि लड़ने का कोई मतलब नहीं क्योंकि वॉर लॉर्ड्स हमेशा जीतते हैं। उसी दौरान ऑगस्ट के आदमी आ जाते हैं, लेकिन जेक को उन पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वह वहां से ट्रक में ड्राइव करके दूर चला जाता है। थोड़ी देर बाद ट्रेन सिमजरहॉफ पहुंचती है और सैनिक फायरिंग शुरू कर देते हैं। ऑगस्ट के आदमी अपना बचाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैनिक उन्हें जल्दी ही मार डालते हैं। गोर्निच एक मिसाइल भी मारता है जो विद्रोहियों के ट्रक को उड़ा देती है। फिर वोल्कोव को सेफ्टी की दी जाती है, जबकि बम को ट्रेन में ले जाया जाता है। इस बीच जेक एक जगह रुककर छोटी ओरिगामी नाव को देखता है, जिससे उसका मन बदल जाता है और वह किले में वापस आता है, जहां उसे पता चलता है सभी मारे गए। लेकिन शुक्र है कि ड्रिया इमारत के अंदर सुरक्षित थी। जब वह उसकी पैर की चोट पर पट्टी बांधता है तो ड्रिया अपने रवैये के लिए माफी मांगती है, कहती है कि वह सही था और अब लड़ने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि जेक को लगता है कि वे ट्रेन को नीचे गिराकर वोल्कोव को रोक सकते हैं। वे कुछ विस्फोटक इकट्ठा करते हैं और जेक एक विशेष सेटअप बनाता है इससे पहले कि वे ट्रक में निकल सके। किला उनके पीछे उड़ जाता है। शाम होने की वजह से ट्रेन को धीमा होना पड़ता है। वोल्कोव इससे खुश नहीं था और कंडक्टर को सिर में गोली मार देता है, इसलिए ट्रेन तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर देती है। उसी समय जेक पुल पर ड्राइव करके आ गया था और जब ट्रेन गुजरती है तो जेक उस पर कूद जाता है। फिर वह एक दरवाजा खोलता है और कुछ गार्डों को मारने के लिए एक ग्रेनेड फेंकता है। अभी भी कुछ बचे हुए थे, इसलिए जेक उनसे हाथों हाथ लड़ने के लिए अंदर भागता है। वह उनसे एक बंदूक छीनता है और फायरिंग शुरू कर देता है। जल्द ही गोर्निच भी लड़ाई में शामिल हो जाता है और जेक को ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है क्योंकि वह नॉर्मल गुंडों से ज्यादा मजबूत था। गोर्निच जेक को कार से बाहर लात मारता है, जिससे वह बम के पास जा गिरता है। फिर जेक उसके पेट में एक मुक्का मारता है और लड़ाई जारी रहती है जब तक कि वोल्कोव फायरिंग शुरू करने के लिए दिखाई नहीं देता और जेक गोर्निच को ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है। फिर वह वोल्कोव से निपटने के लिए वापस अंदर भागता है और आदमी पूरे कमरे में वार करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार जेक वोल्कोव को मेज पर धकेलता है और सेफ्टी की लेने से पहले कंपास से उसके हाथ में मारता है। इस बीच ड्रिया आगे ड्राइव करती है और अगले पुल तक पहुंचती है, जहां उसने विस्फोटक लगा दिए थे जो कि जल्द ही उड़ जाते हैं और ट्रेन के पार होने से पहले पुल को तोड़ देते हैं। जेक तुरंत डब्बा छोड़ देता है और वोल्कोव ट्रेन को रोकने की कोशिश करने के लिए कंट्रोल की ओर भागता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वोल्कोव केवल देख सकता है कि ट्रेन खाई में गिर रही है। कई बार विस्फोट होता है और पास में खड़ी ड्रिया रोती है क्योंकि उसे लग रहा था कि जेक भी मर चुका है, लेकिन वह उसे पीछे से आता है और वे गले मिलते हैं। कुछ समय बाद इंग्लैंड में जेक ऑगस्ट को सेफ्टी की देता है और समझाता है कि बम खाई में गिर गया है, केवल कि इसे विस्फोट कर सकता है, लेकिन ऑगस्ट फिर भी इसे वापस लाना चाहता है। जेक किसी भी और मिशन को स्वीकार करने से मना कर देता है और अपनी नई नाव पर निकल जाता है। ड्रिया उसके साथ शामिल हो जाती है और वे दुनिया की यात्रा के लिए निकलते समय किस करते हैं। इस बीच ऑगस्ट अपने वॉल्ट में सेफ्टी की डालता है और यह खुलासा करते हुए कि असली मोनालिसा उसके पास शुरू से ही थी और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।